अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। कहते हैं कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। प्रतापगढ़ी साहब ने मोदी जी के जो पर निकाले हैं इस वीडियो में, लगता है कि मोदी जो है ना वो अब काफ़ी इसकी हवा निकल चुकी है और वो काफ़ी बेहतर हो गया। कांग्रेस से भीख मांग रहा है अपनी जान की, समझो। आइए सुनते हैं इस नई नज्म को। प्रतापगढ़ी साहब ने अपना दर्द निकाला है इस तरीके से, और फिर प्रतापगढ़ी साहब ने इस दर्द के बाद पार्लियामेंट में भी दर्द निकाले हैं काफ़ी, और मोदी का वहाँ चेहरा देखने वाला होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। लगता है, अब अगले मिसरे पे हाथ खोलना। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। गाजीपुर वालों में चला जाऊंगा सुबह, लेकिन मेरी एक बात पे गौर करना कि वो आदमी रिश्तों का भी किस तरह इस्तेमाल करता है। जब घिर जाता है, जब उस शख्स को लगता है कि इस फैसले ने तो बैकफायर कर दिया, तो अपनी 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगने के लिए भेज देता है। इनसे बेहतर तो वो राहुल गांधी है जिसने अपनी मां को लाइन में लगने के लिए नहीं भेजा, बेचारा खुद जाकर के लाइन में लगा। इन्होंने 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगने के लिए भेजा, और जिस दिन से इनकी माताजी ने 4500 रुपए निकाले उसी शाम से लिमिट घटा के 2000 कर दी। मतलब आपकी माताजी निकाले तो 4500, हमारी माताजी निकाले तो 2000। साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। सलाम अखिलेश जी को, मैं इस मंच पे खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। सलाम है अखिलेश जी को, जिन्होंने ये घोषणा करी कि कतार में जितने भी लोग मरे हैं सबको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सलाम है उनको कि उन्होंने कम से कम सोचा। और आज मैं इस दायित्व से ये बात कह रहा हूं कि अगर उनकी आंखों में, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की आंखों में जरा सी भी शर्म बची है, तो देश में जितने भी लोग कतार में मरे हैं कम से कम उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसमें एक भी अमीर आदमी नहीं है। सब बेचारे मासूम, गरीब, मजदूर तबके के लोग हैं। और देश हित में, सच में अगर आप देश हित में कतार में लगवा रहे हैं तो वो बेचारे देश हित में लाइन में लगे हुए मरे हैं। देश हित की बात वो कर रहे हैं साहब जिन्होंने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है।
देश हित का ठेका सिर्फ आवाम के जिम्मे क्यों? आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के 3 भाषण में 3 कपड़ा पहनेंगे और हमसे उम्मीद रखेंगे कि हम कतार में लग करके मर जाएं? नहीं साहब, ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है, 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है, 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है, लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं और 1 मिनट उसमें खराब करूं। मैं जानता हूं कि आप सुनना चाहते हैं और आप भी जानते हैं कि मैं सुनाना चाह रहा हूं। क्योंकि अफजाल भाई को जाना है और मुझे हुक्म हुआ है चेयरमैन साहब की तरफ से, बाबा रामदेव की किसी 4 मिसरों के लिए हुक्म हुआ है। अच्छा, चेयरमैन साहब भी अपने आप को बिल्कुल इस समय जिल्ले इलाही समझ रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे माइक पर खड़ा हुआ शख्स अनारकली है, हुक्म दो, पूरा तो किया ही जाएगा। लेकिन उनका हुक्म है, मैं पूरा कर दे रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। अफजाल भाई, आपको याद होगा कि हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव जी, शांति के दूत हैं हरियाणा सरकार के वो ऑफिशियली, और वो एक मीटिंग में कहते हैं कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। जैसे उन्होंने कहा, पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी अगर गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैंने 4 मिसरे बड़े मासूमियत भरे सवाल के तौर पे उछाले कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और 4 मिसरे और याद आ गए साहब कि महज, हाँ सुना रहा हूं, महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। एक हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शहरी के मन की बात है ये कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। महोबा की मीटिंग में कहते हैं कि मैं 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला के रहूंगा। अच्छा लगा उनका भाषण मुझे कि चलो कम से कम बोला उन्होंने, लेकिन मुझे लगा कि ये 4 मिसरे भी बनते हैं कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना,
ये हक पहले तो साहिब जी जशोदा बेन को दीजिए, ये हक पहले तो साहिब जी जशोदा बेन को दीजिए। लेकिन अफजाल भाई, ओम प्रकाश भाई, यकीनन ये हिंदुस्तान बड़ा प्यारा सा मुल्क है। इसकी जो बनावट है, इसकी जो बसावट है, वो बहुत अनूठी है। ये फासिस्ट ताकतों को बहुत ज्यादा दिन कभी बर्दाश्त नहीं करती है। ये मेरा यकीन है और ये पूरे हिंदुस्तान का यकीन है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, 14, 16। बदलाव क्या हुआ है, और मेरे मिसरे सुनिएगा कि चाय चाय करते थे। जरा सा जुड़ जाए, पीछे उधर कुछ लोग हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है, मैं डायरेक्ट ज्यादा खूबसूरत दिखता हूं, आप इधर देखें और सीधे इधर जुड़े, पीछे तक आप सबकी शिरकत हो। एक बार सब जुड़ जाएं, मैं पढ़ता हूं कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। भाइयों बहनों, मुझे गोली मार देना, मेरे दलित भाइयों को मत मारना। जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। रात के 1 बजे अपने पूरे ईमान के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं, इंशाल्लाह कबूल जरूर होंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि 3 साल बाकी है, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। 4 से 5 मिनट आखिर में एक नज्म सुनाने की मेरी भी ख्वाहिश है। बहुत सारे दोस्तों का हुक्म भी है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। मिनहाज बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनका भी हुक्म था, अफरोज का भी, उनके पूरी टीम का, ये सारे जो दोस्त हैं। मैं पिछले तकरीबन 61 दिनों से गायब एक बच्चे की माँ की तरफ से एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। जेएनयू में एक बच्चा एडमिशन लेता है, एक होनहार बच्चा एमएससी के लिए। वो जामिया का भी एंट्रेंस देता है, एएमयू का भी देता है, जेएनयू का भी, तीनों एंट्रेंस क्लियर करता है। लेकिन उसका कहना है कि मैं जेएनयू में एडमिशन लूंगा। जेएनयू में एडमिशन लेकर के वो हॉस्टल में शिफ्ट होता है और पहली ही रात कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है और वो उसकी पिटाई करते हुए कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। और दूसरे दिन 11 बजे से वो बच्चा गायब है। उसकी माँ कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी इंडिया गेट के सामने पुलिस के जरिए घसीटी जाती हुई चीख चीख करके कह रही है कि मुझे मेरा बेटा ला दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं उस माँ से मिल के आया। अफजाल भाई, मैं गया, उस प्रोटेस्ट में शामिल रहा। मैं गया, उस माँ से मिला। उस माँ से मिल के न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस माँ की जगह अगर मेरी अम्मी होती, तो नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई अनिल होता, कोई अशोक होता, तो माँ तो माँ होती है। माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, माँ की कोई जात नहीं होती। आखिर क्यों देश चुप क्यों है? इस चुप्पी के मायने क्या हैं? एक बहुत बड़ा तबका जो अपने एसी कमरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, वो खामोश क्यों है? नजीब कल को कोई और भी हो सकता है। मैं उस माँ की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूं।
महोबा के मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहता हूं। बस नज्म सुनिएगा एक मां की तरफ से, पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। क्या कहना है इमरान बाबा? कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। तो नजीब का वाकया ये बहुत अजीब वाकया है, और ये स्टूडेंट तो हो नहीं सकते, ये गुंडे हैं और इनको बचा लिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है मरने वाला, तो ये हिंदू हैं और हिंदू बस अल्लाह इनको हिदायत दे, हम तो यही कहेंगे। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो कहते हैं इस नज़म को सुना था कि बड़ी बहरी या गहरी है दिल्ली, इसमें नजीब अहमद के वाक़या का जिक्र है। नजीब अहमद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली के तालिब इल्म थे जो 15 सितंबर 2016 को जामिया के हॉस्टल से लापता हो गए थे, जिसे इन्होंने वाक़या बयान किया। इस वाक़े की तहकीकात और तलाश के बावजूद नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। तो ये फेसबुक पे भी बहुत सारे आर्टिकल इस बारे में पड़े हुए हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स पे भी इसके बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। और दूसरा जो वाक़या बयान करते हैं बाबा रामदेव का, इन्होंने शुरू में ही वाक़या बयान किया कि उनके तेल का कारोबार ख़त्म हो रहा था वगैरह वगैरह। तो उस वाक़े के पीछे ये है, ये वाक़या क्या हुआ 2011 का है, जब योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था। इनका आपस में इख्तिलाफ हुआ। इस दौरान बाबा रामदेव के साथ एक पुरअमन आंदोलन शुरू हो गया था जिसका मकसद भारत में करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना था। लेकिन इस आंदोलन के दौरान बाबा रामदेव ने पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार होने के बाद रात के वक्त भागने की कोशिश की थी और किसी और औरत की या जैसे भी था। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए कहा था कि बाबा रामदेव जिस शलवार में भाग रहे थे वो शलवार किसी और की थी, जिसका मकसद इस बात को वाज़े करना था कि बाबा रामदेव अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दी में थे और उनकी हालत कुछ अजीब थी। इस बात का मकसद उनकी फ़रार की हालत को तंज़िया अंदाज में बयान करना है। आगे आते हैं किसानों के साथ क्या हुआ, किसानों के साथ क्या होता है भाई। ये तो एशिया में हो रहा है, चाइना में नहीं हो रहा, यूरोप में नहीं हो रहा। किसान की बड़ी कदर इज्जत है, किसान तरक्की करता है, किसान अपनी ज़मीन से सोना निकालता है, सोना।
वो सब्जी की सूरत में, वो अनाज की सूरत में, वो ड्राई फ्रूट्स की सूरत में, वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की सूरत में, कपास की सूरत में, गंदम की सूरत में, हर तरीके से किसान सोना निकालता है, सोना। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी हमारे सामने, एक साहब थे जो ये चाइना का विजिट कर रहे थे और हेलीकॉप्टर पे भी थे और ट्रेन में भी सफ़र था, उसकी वीडियोस थी, पूरा एक व्लॉग था। वो बता रहे हैं कि एक चप्पा बराबर, एक बालेश्त के बराबर भी जगह कहीं पे चाइना में नहीं है जहाँ पे कुछ बोया हुआ ना हो, जहाँ पे कुछ बोया हुआ ना हो, कोई फसल ना हो, कोई ग्रीनरी ना हो, कोई एग्रीकल्चर की कोई चीज़ ना हो। जी, अब बताइए, क्योंकि उनको रेट मिलता है, उनको रेट मिलता है और उनके खर्चे नहीं है, उनको दवाई एक नंबर मिलेगी, उनको खाद एक नंबर मिलती है और उनकी जो अनाज है या फसल, कोई भी फसल है, उसका उनको पूरा रेट मिलता है, उनकी कदर है। इसके बाद इंडिया में इनको, अब देखें, नहरी पानी है तो वो पूरा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरा पानी है ज़मीन से निकालने वाला, इतना महंगा डीजल और पेट्रोल कहाँ से लगाएंगे ये? सोलर की प्लेट्स कहाँ से लगाएंगे? सोलर की प्लेट्स ज़मीन को नहीं पिला सकती, ये ज़हन में रखिएगा। बागात को पिला लेती हैं क्योंकि बागात महदूद होते हैं, ज़मीन को नहीं पिला सकती सोलर प्लेट्स। जी जी जी। तो अब कहाँ जाए किसान? अच्छा, इतना महंगा डीजल पेट्रोल लगा के, इतनी महंगी खाद, 2 नंबर खाद, 3 नंबर, 10 नंबर, और उसके बाद स्प्रे 20 नंबर, यानी कि किसान स्प्रे छिड़क के जाता है और सुबह आता है कीड़े वैसे फिर रहे हैं। तो अब आप बताएं कि उस किसान को क्या फायदा होगा? उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो वो किसान 5 रुपए किलो गाजर देता है और जब वो बाजार लेने जाता है वही गाजर 20 रुपए किलो बिक रही हैं, 25 रुपए किलो बिक रही हैं। कहते हैं मैंने 4 महीने रातों को खतरे मोल लिए, सांप काट जाते हैं किसानों को, और हमने पानी लगाया, हमने हल चलाया, खाद लगाई, स्प्रे किया और पता नहीं क्या क्या किया, डीजल से पानी निकाला, ट्रैक्टर चलाए, और हमें 5 रुपए किलो। और जब ताजिर ले जाते हैं वो 5 रुपए किलो, तो वो 10 रुपए किलो बेचते हैं और एक रात में 5 रुपए कमाता है वो। हम 4 महीने मेहनत करके जो है वो 5 रुपए कमाते हैं। तो वाकई किसान की वहां पे सिट्टी गुम हो जाती है और उसकी अकल काम करना ही छोड़ जाती है। तो अब ये किसका कसूर है? मोदी साहब का। तो इसलिए मोदी साहब के ऊपर ये अटैक किया कि हिटलर बनना चाहता है और काला धन लाएंगे। अंबानी जैसे लोग, अंबानी आप देखें ना, अंबानी पैसे वाला आदमी है और कोशिश करता होगा कि लीगल तरीके से वो मजीद यहाँ पर कब्जा करे इंडिया के अंदर और काम करे। जैसे टेस्ला को हटा दिया और कहा कि मैं इंटरनेट दूंगा आसमान से, वगैरह वगैरह। तो अंबानी भी इसी तरह मार्केट से 5 रुपए गाजर लेके 10 रुपए की बेचने वाला आदमी समझो, ठीक है। तो वो बड़ा पैसा कमाता है। 100 दिन में काला धन लाएंगे और काला धन ना लाए तो फांसी चढ़ जाएंगे। तो वो जो करप्शन का पैसा पड़ा है बाहर दुनिया में, वो मोदी जी ना ला सके और अब मुझे लगता है कि वो काला धन मोदी जी के गले पड़ने वाला है। तो इन चीज़ों को फिर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अच्छी तरह बयान किया है। कांग्रेस में है और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और इमरान प्रतापगढ़ी साहब को चाहिए कि वो जो है वो एंकर्स के सवालात या ये जो डिबेट्स हैं इनमें हिस्सा न लें। हमारा मशवरा नहीं है, या तो नज़म पढ़ें, मुशायरे करें, या फिर सियासत करें। दो के अलावा ये जो आके एंकर्स के साथ बैठ जाना है और एंकर्स के सवालात के जवाब देना है, ये इनको महंगा पड़ेगा। ये गलती कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की तो इनसे तालिबान के बारे में पूछा गया, तो तालिबान के बारे में ये पूछा गया कि ठीक है या गलत है। सियासत कर गया और इन्होंने कहा कि तालिबान गलत हैं, दहशतगर्द हैं। उनसे सवाल ही यही किया गया था कि तालिबान दहशतगर्द हैं या नहीं। तो मीडिया का तो काम है, इनको पैसा मिलता है इसराइल से, अमेरिका से, बरतानिया से, एलुमिनाटी से, यूनाइटेड नेशन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कि आपने मुसलमानों को और तालिबान को दहशतगर्द बोलते रहना है। ये आवाज़ जब तक लगती रहेगी मुसलमान को अब बेड़ा गर्क होता रहेगा और फिर होगा क्या? मसाइल है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब से जब सवाल किया गया, एंकर ने सवाल किया कि तालिबान दहशतगर्द है या नहीं है, तो प्रतापगढ़ी साहब ने कहा कि तालिबान दहशतगर्द हैं। हो लाखों तालिबान अमेरिका कत्ल करके चला गया, रूस कत्ल करके चला गया और आखिर में दुम दबा के भागा अमेरिका। यही ट्रंप तब भागने वाला और असलहा छोड़ के गया। अब ट्रंप कह रहे हैं तालिबान को कि आप
मैं कोई हक में नहीं हूं उनके, आप कहेंगे कि मैं हक में हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आप हजरात को कि यह हकीकत है। तो वो तालिबान के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, 10 अरब डॉलर पड़ा हुआ था वो फ्रीज है। तालिबान चल रहे हैं, वो तो कहते हैं अमेरिका से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, बैंकों से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। जिस तरह हमसे हो सकेगा हम अपने जो है वो अल्लाह से मांगेंगे। और चाइना की मदद से जो है पेट्रोल भी निकाल लिया उन्होंने, सोलर प्लेटें भी बनाना शुरू कर दी, नहर भी खुदाई है और एग्रीकल्चर भी उनका तरक्की करने लग गया। सारी चीजें वो कर रहे हैं और वो ठीक कर रहे हैं। क्यों क्यों? अगर हम अमेरिका के साथ चलते हैं तो या तो हमें वो कर्जा देगा और फिर हमें गुलाम बनाएगा, या फिर बैंकों के स्विफ्ट कोड के जरिए से हमें गुलाम बनाएगा। तो ये मसाइल है ना। मोदी जी थोड़ा संभल के चलिए, आपकी बारी भी आने वाली है कि आपको भी गुलाम बनाया गया है, बनाया जाएगा और आप बन के रहेंगे। राफेल ऐसे नहीं मिलने वाले आपको, IMF से अगला कर्जा नहीं मिलने वाला। ये तो अक्लमंदी है आपकी कि आप दोबारा नहीं गए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।